हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक नए टॉपिक का नाम हमारे है लोधी वंश। तो ये सल्तनत काल का आखिरी टॉपिक है। मतलब राजवंशों के हिसाब से 5 ही राजवंश हुए हैं, उसमें 5वां राजवंश हमारे लोधी वंश रहा है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। लोधी वंश की बात करें तो इनका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश रहा था। बात करें इसकी तो यह पहला अफगान राजवंश था जिसने भारत पर शासन किया है। शासन की बात करें 1451 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। वंश की बात करें तो ये अफगान के थे। इनका मूल वंश की बात करें कहाँ के थे? अफगान के। और किस कबीले से संबंधित थे? तो ये गिलजई जो कबीला है इसकी शाहूखेल शाखा है, उससे संबंधित थे। नाम आप याद रखेंगे, किस कबीले की? गिलजई कबीले की शाहूखेल जो शाखा है इससे ये संबंधित थे। बात करें किस पेशे से संबंधित थे तो ये घोड़े के व्यापारी थे। बाद में जाके क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं दिल्ली के। अब हम देखेंगे लोधी वंश के शासक कौन कौन से रहे हैं, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो लोधी वंश के शासकों का क्रम क्या है? 3 महत्वपूर्ण शासक थे। बहलोल खां लोधी, ये हमारे 1451 से 1489 ईस्वी तक रहे। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे। इब्राहिम लोधी, ये हमारे 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में एक एक करके जानना शुरू करते हैं। पहले शासक थे हमारे बहलोल खां लोधी। तो ये क्या थे? हमारे लोधी वंश के संस्थापक रहे हैं। शासनकाल की बात करें तो 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बात करें इनके सिंहासन की तो इन्होंने कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। बात करें इनकी तो ये सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था, मतलब गद्दी पर बैठता था, न कि सिंहासन पर। यह जो अफगान सरदार थे इनके बीच में समानता दिखाने का एक तरह का तरीका था कि हम सभी समान हैं। तो इसीलिए वो कभी भी सिंहासन का प्रयोग न करके कहाँ बैठता था? गद्दी पर बैठता था। फिर समतामूलक समाज की बात करें तो यह समतामूलक समाज में विश्वास करता था। जो बहलोल खां लोधी है ये किस में विश्वास रखते थे? ये समतामूलक समाज में विश्वास रखते थे। अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया है इन्होंने। वह अपने अफगान सरदारों को मसनद ए आली कहा करता था। ये ध्यान रखना, बहलोल लोधी क्या करते थे? अपने सरदारों क्या कहते थे? मसनद ए आली कह के पुकारते थे और उनके साथ फर्श पे ही बैठते थे, मतलब एक तरह से समान रूप से व्यवहार करते थे। बात कर अमीरों को क्या संबोधन करते थे? तो ये अमीरों को मसनद ए आली कहा करते थे। तो बात करें इनके एक विजय थी हमारी जौनपुर की, जो गुजरात में है। तो इसने जौनपुर को जीतकर फिर से दिल्ली में मिला दिया, जो दिल्ली सल्तनत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विजय साबित हुई थी। सिक्के की बात करें तो इन्होंने तांबे का बहलोली सिक्का चलाया था, जो काफ़ी समय तक प्रचलित रहा था। ये याद रखेंगे। तो इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया? तांबे का एक बहलोली सिक्का चलाया, जो क्या था? काफ़ी ज़्यादा समय तक प्रचलित रहा था। अब हम जिस मैप के माध्यम से देखेंगे जो हमारा लोधी वंश है ये भारत के किन किन एरिया के अंदर फैला हुआ था। तो आप इसे देख सकते हैं, ये कौन कौन से एरिया है। तो ये हमारे पश्चिम में तो पाकिस्तान वाला एरिया है, फिर थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा झारखंड है और थोड़ा सा जो उत्तराखंड है। तो इस तरह ये बहुत सारा एरिया है। साफ देखें तो गंगा जमुना के जो मैदान है, साथ ही साथ जो सिंधु नदी का मैदान है थोड़ा, तो इन एरिया में हमारे लोधी वंश फैला हुआ था। अब हम देखेंगे इसके अगले शासक ये थे हमारे सिकंदर लोधी। इसके बारे में बात करें तो लोधी वंश का सबसे सफल और शक्तिशाली शासक था हमारे सिकंदर लोधी। शासनकाल की बात करें तो 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। बात करें सुल्तान पद की गरिमा की तो इसने सुल्तान के पद को गरिमा में बनाया, साथ ही साथ इन्होंने सिंहासन का प्रयोग करना शुरू किया। इसने अपने पिता की समतावादी नीति को बदल दिया और सुल्तान की श्रेष्ठतावादी नीति को अपनाया, मतलब सुल्तान सभी अफगानों में श्रेष्ठ है, इस नीति को इन्होंने स्थापित किया। फिर बात किया है इन्होंने शाही फरमान का सम्मान करना। तो इनके जो अमीर थे शाही फरमान का सम्मान किया करते थे, जो उनकी अपनी मजबूत केंद्रीय सत्ता का प्रतीक था। कि मतलब राजा की जो सत्ता है इनको सभी स्वीकार करते थे। ये कैसे पता चलता है? उनके द्वारा दिए गए शाही फरमानों का सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। फिर कवि का उपनाम की बात करें तो यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। किस नाम से? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, जो उसकी साहित्यिक रुचि को भी दर्शाता है कि साहित्य में उसकी काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है। बात करें आगरा की तो इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो इसने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया, जो व्यापार और सैन्य दृष्टि से
क्या रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया था। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो दिल्ली की बजाय किसको राजधानी बनाया इन्होंने बनाया हमारे आगरा को, जो क्या था हमारे व्यापार और सैन्य दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बात करें खुम्स की हिस्सेदारी की तो सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो खुम्स में हिस्सेदारी नहीं लेता था। मतलब जो युद्ध के बाद लूट होती थी, लूट में कभी 50%, कभी 20%, कभी 80% जो लूट का हिस्सा सुल्तान के द्वारा लिया जाता था। पहले हमने काफ़ी बार देखा है इसको, लेकिन सिकंदर लोदी इसमें हिस्सा नहीं लेता था। मतलब युद्ध की लूट का शाही हिस्सा जीरो कर दिया हमें कि सारा हिस्सा किस में बंटना चाहिए, सारा हिस्सा सैनिकों में ही बंटना चाहिए। फिर नाप की इकाई की बात करें तो इसने क्या किया, सिकंदर गज, गज का मतलब होता है यार्ड, तो एक पैमाना शुरू किया ज़मीन को नापने का, जिसे सिकंदरी गज कहते हैं, जो भूमि माप की एक नई मानक प्रणाली रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, चुंगी कर को समाप्त कर दिया। इसने अनाज से चुंगी कर समाप्त कर दिया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला और कीमतें नियंत्रित रही। बात करें सिकंदर लोदी के पसंदीदा वाद्य यंत्र की तो इनका पसंदीदा वाद्य यंत्र था हमारे शहनाई। बात करें फारसी अनुवाद की तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया। जैसे कौन कौन से थे, एक थे हमारे संगीत ग्रंथ, कौन सा, लज्जत ए सिकंदर शाही। एक हमारा आयुर्वेद ग्रंथ था जो था फरहंग ए सिकंदरी। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, बहुत सारे जो ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जिनमें से दो खास थे, संगीत ग्रंथ और आयुर्वेद ग्रंथ। बात करें इनके कथन की तो इनका एक कथन था खास कि यदि मेरे गुलाम को पालकी में बिठा दूं और मेरे अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे, यदि वो कहेंगे अमीर को पालकी उठाने के लिए और पालकी में कौन बैठा हो, उसके गुलाम, तो अमीर उसको उठाने से मना नहीं करेंगे। इसका मतलब वो शाही फरमान का सम्मान करते थे। यह उनकी शाही सत्ता और अमीरों पर उनका जो नियंत्रण था, इस बात को दिखाता है। अब हम देखेंगे सिकंदर लोदी की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी, कठोर थी। उसने मुस्लिम कट्टरता का प्रदर्शन किया था। माँ की बात करें तो सिकंदर लोदी की माँ क्या थी, हिंदू थी। उन्होंने ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया, इससे आप समझ सकते हैं। इसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया, क्यों, क्योंकि बोधन नामक जो ब्राह्मण था उसने कहा था कि सभी धर्म समान होते हैं। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। तो बोधन नामक जो ब्राह्मण था वह कहता था कि सभी जो धर्म है वो समान होते हैं, जबकि हमारे सिकंदर लोदी मानता था इस्लाम धर्म क्या है, श्रेष्ठ है। मंदिरों को तोड़वाना, उसने पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है और कांगड़ा के जो ज्वालामुखी देवी मंदिर है इसको तोड़वा दिया। और जो हमारे ये मंदिर थे, इसके मूर्ति के जो टुकड़े थे उनकी बात करें तो इसने ज्वाला देवी मंदिर के मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में बंटवा दिया, जो उसकी कट्टरता का एक तरह का चरम था कि इससे तो बुरा हो ही नहीं सकता। कि उसने ज्वाला देवी मंदिर की जो मूर्ति के टुकड़े हैं उसको कसाईयों में, जो हमारे तलवारें होती है और छुरियाँ होती है, उसको शार्प करने के लिए बंटवा दिया। मज़ार पर प्रतिबंध की बात करें तो इसने पीरों की मज़ार पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया। आप इसको भी देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन है हमारे महिला और पुरुष में उन्होंने किया, जिन्होंने पीरों की जो मज़ार है उस पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया। अंतिम शासक आते हैं हमारे इब्राहिम लोदी। आपको याद होगा इब्राहिम लोदी से हमारे बाबर का युद्ध होगा, तो वही इब्राहिम लोदी है। तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के बीच में रहा। बात करें इनसे हमेशा अमीर दुखी रहते थे, मतलब अमीरों का असंतोष। तो इनके व्यवहार से अमीर हमेशा नाराज़ रहते थे। क्यों, क्योंकि उसने अफगान सरदारों के साथ कठोरता से पेश आना शुरू कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो अफगान सरदार थे सारे उनके साथ कठोरता से पेश आए, जिससे उनके बीच में असंतोष फैल गया। बात करें बाबर को नियंत्रण की तो निमंत्रण, तो इनके चाचा जो आलम खां लोदी है, जो हमारे इब्राहिम लोदी है, इनके चाचा थे आलम खां लोदी और पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोदी। इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जो दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बना था। कथन की बात करें तो इनका एक कथन था क्या, कि मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते हैं। क्या इन्होंने क्या कथन कहा कि मेरे अमीर मेरी शाही खेमे का सम्मान करते हैं, जो ये दिखाता है कि वह खुद को अपने अमीरों से श्रेष्ठ मानता था। क्या वह खुद को क्या मानता था, खुद को अपने अमीरों से श्रेष्ठ मानता था। बात करें इब्राहिम लोदी का एक युद्ध का नाम है हमारे पानीपत का युद्ध, जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया था। तो इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बात करें समय की तो 1526 ईस्वी में ये युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है, ये हमारे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है, तो इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही लड़ता हुआ मारा जाता है। इस युद्ध की खासियत क्या रहती है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र
सुल्तान इब्राहिम लोदी है, जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध की खासियत है। इसके अलावा कोई सा भी सुल्तान क्या है, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ नहीं मारा गया। अब हम देखेंगे साथ ही साथ, ये हमने शासक तो देख लिए, अब हम देखेंगे लोदी वंश की स्थापत्य कला के बारे में। यदि लोदी वंश की स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे तो इसमें 2 ही शासकों की जो स्थापत्य कला प्रमुखता से देखेंगे, और वो कौन कौन से हैं, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। क्या सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। खास बात ये भी है कि लोदी काल को मकबरों के निर्माण का काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके काल में सबसे ज़्यादा मकबरे बने थे। तो एक एक करके देखें। सबसे पहले आते हैं हमारे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के काल की कौन कौन सी खास इमारतें हैं? एक तो हमारे क्या खास इमारत है, बहलोल लोदी का मकबरा, एक है मोठ की मस्जिद। दोनों खास इमारतें हैं। पहली हम देखें जैसे बहलोल लोदी का मकबरा, तो आप चित्र में बहलोल लोदी का मकबरा देख सकते हो कि आज से कम 500 साढ़े 500 साल पहले बना था, लेकिन आज भी वैसा वैसा ही टिका हुआ है। कहाँ है इसकी बात करें तो दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। बात करें इसकी तो यह पहला मकबरा है जिसमें अष्टकोणीय और चौकोर दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब इसमें अष्टकोणीय जो शैली है वो भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ चौकोर शैली वो भी देखने को मिलती है। तो पहली इमारत है, चित्र में आप देख सकते हैं। एक आती है हमारे मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद की बात करें तो ये भी हमारे दिल्ली के अंदर है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भी हमारे सिकंदर लोदी के सेनापति मियाँ भुआ ने करवाया था। याद रखेंगे आप, इसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के सेनापति मियाँ भुआ ने इसका निर्माण करवाया था। बात करें इसकी तो ये दिल्ली की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक गिनी जाती है। जो भी हमारी दिल्ली की मस्जिदें हैं तो उनकी खूबसूरती अलग ही देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद भी जो हमारी खूबसूरत मस्जिद है उनमें से कौन सी हमारी? मोठ की मस्जिद। दूसरे शासक आते हैं हमारे जिसके स्थापत्य कला का हम अध्ययन करेंगे, वो है हमारे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के काल में कौन कौन सी इमारतें बनी थी? बात करें तो सिकंदर लोदी का मकबरा तो कहाँ बना है? ये दिल्ली में। आप ही याद रखेंगे, सिकंदर लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी के टाइम पे नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी के काल में बना था। किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। खासियत क्या है सिकंदर लोदी के मकबरे की? तो इस सल्तनत काल की पहली इमारत है जहाँ पे क्या दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। आप इसे याद रखेंगे, जो सिकंदर लोदी का मकबरा है इसमें क्या दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। बात करें इसकी तो यह एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प नवाचार रहा है, सिकंदर लोदी का मकबरा। बात करें सिकंदर लोदी काल की अन्य इमारतों के बारे में, जो लोदी काल में और कौन कौन सी इमारतें बनी थी। तो लोदी काल में बहुत सारे मकबरों का निर्माण हुआ था जो आज भी हम देख सकते हैं दिल्ली में। जैसे बड़े खां का मकबरा दिल्ली का, छोटे खां का मकबरा दिल्ली का, दादी का मकबरा, पोती का मकबरा, जिसे पोली का मकबरा भी कह सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह आज हमने लोदी वंश के बारे में, या जो लोदी डायनेस्टी थी सल्तनत काल की, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे जो सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला है और अन्य कलाएँ हैं उनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।